चांद मेरे आंगन का फ़ाखर जबीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल जो आप सुन सकते हैं ऑडियो में भी। एपिसोड 3। ज़हीर मियाँ, इतनी सारी लड़कियों में आखिर कोई तो होगी जो नज़र में जचती हो, जो ज़रा अच्छे मिजाज की, हम तुम में घुल मिल जाने वाली हो, जिसके रंग ढंग नेक और शरीफ लड़कियों जैसे हों। ये क्या, एक बार नहीं में सर हिलाया और बात ख़त्म। ये दादी अम्मा थी जो तीसरे रोज़ भी इसकी जान छोड़ने पर आमादा नज़र नहीं आ रही थी। अम्मी ने तो इसकी नहीं को उर्फ आखिर समझकर चुप साध ली थी, मगर दादी अम्मा फाइल बंद करके दराज में रखते हुए इसने पलट कर दादी को देखा। इसके बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी और कतरी खफा सी लग रही थी। दादी, आप लोगों ने खुद ही तो कहा था कि लड़की मुझे पसंद आई तो ठीक, वरना नहीं। वो मुस्कुराते हुए ने करीब चलाया। फिर आप मुझसे नाराज़ क्यों हो रही हैं? अरे इसी बात पर तो नाराज़ हो रही हूँ कि लड़कियाँ तो सारी की सारी अच्छी होती हैं, लेकिन तुम जाने किस हूर परी की तलाश में हो। वरना इतनी सारी लड़कियों में कोई एक तो ऐसी होगी जो। दादी अम्मा की तान फिर इसी जगह पर जाकर टूटी थी। कोई एक, इसे ज़ेर दोहराया था, जहाँ एक सादा सा चेहरा आंखों में आकर ठहरा था, वह एक नाम भी होठों पर आ गया। दादी अम्मा चौंक गईं। सादिया, फैज़ान की बेटी? अरे वो पसंद ही तो पहले क्यों नहीं बताया? दादी वो अच्छी तो है, मगर क्या? दादी इसका चेहरा खोजने लगी तो इस मगर के जवाब में इसने पूरी रवादात दादी से कह डाली, जिसे सुनकर दादी भी सोच में पड़ गई थी। बेटियां तो माँ का पर्तु होती हैं बेटा, माँ की तरबियत का अक्स होती हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है बेटे कि तुम्हारी चच्ची ने तरबियत के नाम पर अपनी बच्ची को सुई पकड़ना भी नहीं सिखाया होगा। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं खुद वहाँ जाऊँगी, कुछ अरसा वहाँ रहूँगी और खूब अच्छी तरह देखभाल लूँगी। तुम महज एक आध दिन वहाँ रहे हो सकता है जो तुमने देखा वो महज इत्तेफाक हो। पढ़ी लिखी बच्ची है, आखिर किताबों से भी तो कुछ सीखा होगा ना इसने। दादी ने तसल्ली आमेज़ लहजे में इसके सर पर हाथ फेरा तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये तो ठीक है दादी, अब सारी की सारी जिम्मेदारी फिर आपकी है। मैं जानती हूँ और तुम भी जान लो कि तुम्हारी दादी की जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। दादी ने पुरएतमाद लहजे में कहा तो इसने बेख्तियार इनकी तायद करते हुए इस बात में सर हिला दिया। नेक्स्ट सीन। गली के कच्चे पक्के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलते हुए दादी हाँफ सी गई थी। कोई तीसरी मर्तबा सीधी होकर इन्होंने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे हाथों से आंखों पर छज्जा बनाते हुए एक कतार में बने मकानों को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाकर सीधी हो गई। ज़हीर ने कितना कहा था कि अम्मा मैं आपको छोड़ आता हूँ, मगर इन्होंने ये ख्याल करते हुए कि देखा भाला रास्ता है, आराम से पहुँच जाऊँगी, इसे साफ मना कर दिया था। मगर अब तो कोई मकान फैज़ान का जैसा लग ही नहीं रहा था, या फिर सभी मकान फैज़ान के जैसे थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। थक हार कर इन्होंने करीब से गुजरते हुए एक नौ उम्र लड़के को पुकारा जो तेरा कंधे पर रखे कंजे गिनता हुआ जा रहा था। इसने खड़े होकर मुअद्दब अंदाज में इनकी बात सुनी और फिर सीधा होकर इशारतन बताने लगा, 2 घर छोड़कर जो गली आपको नज़र आ रही है इसमें दाखिल हो जाइए। वहाँ एक मकान गिरा हुआ है, वो हमारा है, और इसके साथ ही दूसरा मकान जो गिरने वाला है वो फैज़ान साहब का है। अरे, इसकी बेतुकी बात पर दादी ने हैरत से इसे देखा। आपको हैरत हो रही है ना? मुझे भी हैरत होती है कि इस मकान को बहुत पहले ही गिर जाना चाहिए था, फिर अब तक ये गिरा क्यों नहीं है। बहरहाल आप परेशान मत हो, आइए मैं आपको खुद वहाँ तक छोड़ आता हूँ। लड़का कुछ ज़्यादा ही होशियार था। इन्हें बोलने का मौका दिए बगैर ही इनका हाथ पकड़ा और आगे की जानिब चल दिया। दादी भी इसे घूरने को और कोसने का इरादा मुलतवी करते हुए इसके पीछे चल दी। फैज़ान के घर के साथ वाला मकान गालबन तामीर नौ के लिए गिरा दिया गया था। इतराफ़ में भी काफ़ी अच्छे और जदीद तर्ज के मकान बन चुके थे, जिनके दरमियान फैज़ान का घर वाकई बहुत ही बोसीदा लग रहा था। लड़के ने दरवाजे के सामने बनी 2 पुख्ता सीढ़ियाँ चढ़ने में इन्हें मदद दी, फिर कुंडी
खटखटाकर दरवाज़ा खोला और आधे से ज़्यादा अंदर घुस गया। सादिया बाजी, आपके मेहमान आए हैं, इसने पुकार कर कहा। फिर दादी को अंदर धकेला और ख़ुद वहीं से पलट गया। दादी ने नीम तारीख देवड़ी में उड़ती हुई गिरद के दरमियान खड़े इस साय को देखा, जो एक हाथ में झाड़ू लिए हैरान हैरान सा खड़ा था। सादिया बच्ची, अपनी दादी को नहीं पहचाना? इनके कहने पर वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। बगों ने इन्हें देखा था और झाड़ू फेंक कर एकदम इनके सीने से लग गई थी। मोहब्बत और अपनायत का बहुत बेसाख्ता इजहार था। दादी मसरूर सी हो गई। आइए ना दादी अम्मा, इसने सफरी बैग इनके हाथ से लिया। अम्मा इस वक्त घर पर नहीं थी। सादिया ने इन्हें सहन में बिछी चारपाई पर बिठा दिया और ख़ुद फ़ौरन ही दीवार पर से दूसरी तरफ झांकने लगी। फिर किसी को पुकार कर कुछ कहा और वापस इनके पास आ गई। दादी तब तक अपनी चादर उतारकर मलमल का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। मैंने बच्चे को भेजा है अम्मी को बुलाने के लिए, सादिया ने बताकर किचन में चली गई और दादी बड़ी फुर्सत से इस घर का जायज़ा लेने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसा ज़हीर ने इन्हें बताया था। तभी सादिया की अम्मा चली आईं। इन्होंने आते ही शोर मचा दिया। अरे सादिया, अम्मा को कब से यूं ही बिठा रखा है, कमर में बिठाओ ना, ज़रा चारपाई पर लेटकर कमर सीधी कर ले। इतना लंबा सफ़र करना, वो भी इस उम्र में, कोई आसान बात तो नहीं। कोई बात नहीं बहू, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा चलो तकिया ही ला दो, ज़रा आराम से तो बैठ जाए। दादी के कहने पर इन्होंने दोबारा किचन की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई। तभी सादिया निकली और सहन के आखिर में बने स्टोन नुमा कमरे में घुस गई। कुछ देर वहाँ से निकली और दोबारा किचन में। दादी ने एक नज़र इसे देखा और फिर बहू की तरफ मुतवज्जह हो गई, जो ज़ोर और शोर से इन्हें अपने जेठ और जेठानी की बेइतनाई की दास्तान सुना रही थी। ज़रा देर बाद इन्हें दोबारा याद आई तो फिर तकिए की आवाज़ लगा दी। सादिया एक मरतबा फिर स्टोर में घुस गई और जब निकली तो खाली हाथ ही थी। किचन की तरफ जाते हुए इसने आंखों में अपनी माँ को इशारा करके कुछ कहा। दादी जानबूझकर अनजान बन गई। अरे गिलाफ नहीं चढ़ाया तो ऐसे ही ला दो, ये कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारी अपनी ही दादी हैं। बहू ने खुद ही इसके इशारों को ज़बान दे दी। रहने दो जुबैदा खातून, कमरे में चलते हैं, वहीं घड़ी भर को लेट जाती हूँ। दादी ने ज़्यादा मुश्किल में डालना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए फ़ौरन उठकर कमरे में आ गई। सादिया ने गोया सुकून का सांस लिया था। इन्हें बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई थी जब सादिया चाय लेकर आई। चाय का इकलौता कप और एक प्लेट में गिने चुने बिस्किट इनके सामने रख दिए गए थे। वो चंद लम्हे तो देख के रह गई। बहू भी पास बैठी थी। अकेले खाते पीते कुछ अच्छा तो नहीं लगता। सुबह इख्तियारी सादिया को एक कप मज़ीद लाने को कह दिया। जवाबन इसने कतरे बौखला कर माँ की तरफ देखा। वो भी आखिर सादिया की माँ थी, फ़ौरन ही समझ गई। नहीं अम्मा, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही नाश्ते से फारिग हुई हूँ, चाय रहने दें। सादिया तुम जाकर दोपहर के खाने का बंदोबस्त करो। इन्होंने टाल दिया। दादी भी जान गई कि चाय का सिर्फ एक ही कप बनाया गया होगा, सो चुपचाप उठाकर लबों से लगा लिया। इसके बाद सादिया जितनी दफ़ा इनके सामने आई वो बनज़र गायर इसका जायज़ा लेती रही। इसने हल्के सब्ज़ रंग का सूट पहन रखा था। छोटे छोटे जर्द फूलों वाला दुपट्टा था जो गालबन किसी दूसरे सूट का था। कतो-कामत बहुत अच्छा था। जिस्म ना तो फरभई माइल था, ना ही बहुत दुबला पतला। खिलती हुई गंदमी रंगत थी। नैन नकुश अलबत्ता बहुत खूबसूरत थे। इसके मरगच्चे से हुलिये के बावजूद इन्होंने जांच लिया कि बन सवर कर पहन ओढ़ कर जही के बराबर खड़ी होगी तो यकीन चाँद सूरज की जोड़ी कहलाएगी। सोच में इन दोनों को बराबर खड़े देखा तो बेख्तियार ही एक नरम सी मुस्कुराहट इनके लबों को छू गई। क्या देख रही हो अम्मा? बहू की निगाह तेज थी। सास को बेटी का जायज़ा लेते देखा तो फ़ौरन पूछ लिया। वो ज़रा चौंक गई। हाँ देख रही हूँ, नैन नकुश तो बिल्कुल तुम्हारे, मगर रंगत अपने बाप की ली है। सादिया ने दादी ने जुबैदा के सुर्ख और सफ़ेद रंगत को देखा जो आज भी मानिंद पड़ने के बावजूद मौसूम को मात दे रहा था। रंग तो इसका भी बहुत अच्छा था अम्मा, बस घर के कामकाज में लगकर ऐसी हो गई। वैसे अपने ज़हीर ने भी कट खूब निकाला है माशाल्लाह। बचपन में तो ऐसा दुबला पतला सा हुआ करता था। ज़ुबैर खातून ने चाबुक दस्ती से बात ज़हीर की तरफ मोड़ी और कदर इश्तियाक से पूछने लगी। ज़हीर की शादी वादी का क्या प्रोग्राम बनाया है सुरैया आपा ने? खैर से अब तो नौकरी भी कर रहा है, कोई लड़की है नज़र में? इनके लहजे में वैसी ही उम्मीद थी
जैसी किसी जवान बेटी की माँ के लहजे में हो सकती है, मगर कबल अज़ वक्त इन्होंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए बेनियाजी से टाल दिया। अल्लाह जाने क्या प्रोग्राम है दोनों माँ बेटे का, मैंने तो सुरैया पर छोड़ दिया है। फिर भी अम्मा, आखिर आपने और सुरैया ने मिलकर ही इसकी परवरिश की है, आपकी राय भी तो ली जाएगी ना। इन्होंने कुरेदना चाहा। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर मैंने सुरैया से कह दिया कि जो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की पसंद वही मेरी पसंद। अब देखो ना, ज़िंदगी तो धवी ने गुजारनी है, इसलिए कुछ भी इसकी पसंद से लाई जाए तो मेरे ख्याल में कोई मज़ायका नहीं। खैर तुम बताओ। दादी ने ज़ुबैदा का बुझता चेहरा देखा तो फ़ौरन बात बदल दी और फिर दोनों इसी वक्त खामोश हो गईं जब सादिया ने दोपहर के खाने की इत्तला दी। नेक्स्ट सीन। फजर के वक्त दादी वज़ू करने के लिए कमरे से बाहर निकली तो सर्द हवा ने इनके जिस्म में कपकपी से दौड़ा दी। इन्हें बेख्तियार ही अपनी बहू सुरैया की याद आ गई। अक्टूबर के आखिर में ही जब सर्दी का आगाज़ हुआ था तो वो इनके उठने से पहले ही वज़ू के लिए पानी गर्म कर देती थी, जबकि यहाँ अभी तक सब ही सो रहे हैं। इन्होंने गर्म ऊनी चादर को खूब फैलाया और जब वो ठंडे पानी से वज़ू करके कमरे में वापस आईं तो खूब कपकपा रही थी। सो नमाज़ पढ़ते ही दोबारा अपने बिस्तर में घुस गई और एक एक करके सब्ज़ी के दाने गिनने लगी। सादिया भाई, मेरी बनियान कहाँ है? फैज़ान की ज़ोरदार आवाज़ पर वो हड़बड़ा के उठ गई। चारपाई पर कंबल में समटे हुए दीवार से टेक लगाए, न जाने कब इन्हें ऊँग आ गई थी। तस्वीर जो कि तो उंगलियों में दबी हुई थी, वो पूरी तरह बेदार होते हुए सीधी हो बैठी। फैज़ान गालबन काम पर जाने के तैयार हो रहे थे। इन्हें देखकर खुशदिली से मुस्कुराए। अम्मा उठ गई आप? सादिया भाई, जल्दी से अम्मा के लिए नाश्ता ले आओ। वो पहले से मुखातिब हुए, फिर सादिया से, जो बहुत इज्जत में कमरे में दाखिल होकर खूंटी पर से अब्बा का बनियान तलाश करने लगी थी। अरे कर लेंगे नाश्ता, जल्दी काहे को है? कौन सा स्कूल कॉलेज जाना है? बच्चों को इत्मीनान से नाश्ता करने दो, फिर हम भी कर लेंगे, उन्होंने रिसान से कहा। सादिया बाजी, पराठा जल गया, बावर्ची खाने से कुछ चीखा था। सादिया उल्टे पाँव भागी। फैज़ान चल में इधर उधर देखते रहे, फिर तंग आकर दोबारा से सिप काटने लगे। सादिया, मुझे देर हो रही भाई, पहले बनियान। इसके साथ अब के सादिया गालबन चूल्हा बंद करके आई थी, सख्त झुंझुलाई हुई जली भुनी। आते ही एक अलमारी के दोनों पट खोलकर अंदर घुस गई। काफ़ी देर तक बनियान बराबर ना हुई तो अब्बा के बड़बड़ाहटें शुरू हो गईं। इधर बावर्ची खाने में छोटे भाई नाश्ते के लिए आवाज़ें लगा रहे थे। 5-10 मिनट की मुशक्क़त के बाद इसने ढेरों ढेर कपड़े निकाल कर चारपाई पर फेंके और अलमारी ने जाने कौन से कोने में मुड़ी तुड़ी बनियान निकाल कर अब्बा के हाथ में थमाई और फिर बावर्ची खाने की तरफ लपकी। दागी ने देखा वो इस कदर भुखलाई हुई थी कि बस रोने ही कसर बाकी थी। छोटी बहू, तुम उठकर बच्चों के लिए नाश्ता ही बना दो, वो अकेले बच्चे आखिर क्या क्या काम करे। वो बहू से कहे बगैर न रह सकी, जो कितनी ही देर से हिल कर कुरान पाक पढ़ रही थी और अब कुरान पाक रखने की बाद आराम से बिस्तर में आ बैठी। अरे अम्मा, करने दें इसे, हर रोज़ यही करती है सब कुछ। आज आधा काम मेरे सर पे डाल देगी तो क्या ससुराल में भी मुझे साथ लेकर जाएगी? काम काज करेगी तो ही घर संभालने के काबिल होगी ना। अब हम मलो फैक्ट्री के मालिक तो हैं नहीं कि 4 नौकर जहेज़ में इसके साथ दे दें। वो अपना ही रोना लेके बैठ गई। दादी एक तवील सांस लेकर रह गई थी। छोटी बहू, इस तरह तो ये 20 साल भी लगी रहे तो घर संभालने के काबिल नहीं हो सकेगी। अरे ये तो गुड़ होते हैं, गुड़, जिन्हें सिखाने पढ़ाने वाली ज़ात सिर्फ माँ ही की होती है। माँ नहीं बताएगी तो बेटी को क्यों कर मालूम होगा कि पराठे में 7 बल कैसे डाले जाते हैं, जर्दे के चावलों को टूटने से कैसे बचाया जाता है, पुरानी चीज़ों को नया कैसे बनाते हैं, कलील आमदनी के बावजूद खुशहाली का असर कैसे दिया जाता है और घर भर के अफराद की ज़रूरियात को कैसे और किस तरह पूरा किया जाता है। अरे ये तो माओं के सीने के राज होते हैं जो बेटियों के सीने में मुंतकिल होते हैं और घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर माओं के सीने में ही राज खाली हो, वही घर संभालने और तरबियत के गुर से नवाकिफ़ हों, तो फिर बेटियां जान भी मार लें तब भी घर का वही हाल रहेगा जो आज तुम्हारे घर का है। दादी की तल्ख सोच इनके दिलो दिमाग तक ही महदूद रही।
एक तो बहू की तबीयत से वाकिफ़ थी, दूसरे खुद भी मेहमान थी, नहीं चाहती थी कोई बदमज़गी हो, सो इसलिए खामोश रह गई। वगरना इतना तो वो जान ही गई थी कि इनकी पोती काहिल या सुस्त हरगिज़ नहीं थी, बस तरबियत की कमी थी, इसीलिए ने काम करने के हुनर और तरीके से नाबल थी। खैर अब आई हूँ तो ये काम ही करके ही जाऊँगी। वो मासूम इरादा करते हुए उठकर बाहर चले आई। जहाँ हल्की हल्की धूप दीवारों से नीचे उतर रही थी, वहीं चारपाई बिछाकर बैठ गई। सादे धोने वाले बर्तन इकट्ठे कर रही थी। रात के खाने के बर्तन भी यूं ही पड़े थे। इसके साथ नाश्ते के बर्तन भी धोने बैठी तो घंटा भर वहीं लग गई। बाहर सब्जी वाला आवाज़ें लगा रहा था। जुबैदा खातून थैला लेकर बाहर निकल गई। दादी चारपाई पर नीम दराज सादिया की सरगर्मियों का जायज़ा लेने लगी। बर्तन धोकर किचन में रखने के बाद इसने कमरे से बिस्तर इकट्ठे किए और झाड़ू लगाने लगी। सहन में झाड़ू देने के बाद वो 1:30 तक पहुंची जब जुबैदा खातून सब्जी लेकर आ गई। ए सादिया, टोकरी और छुरी लाकर दो, मैं तुम्हें सब्जी बना दूँ। दादी के साथ चारपाई पर बैठते ही इन्होंने आवाज़ लगाई। सादिया वहीं झाड़ू रखकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद टोकरी और छुरी लाकर अम्मा के सामने रखी और फिर से झाड़ू उठा ली। अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे जब जुबैदा खातून ने फिर से पुकार लिया। इस दफ़ा प्याज और लहसुन मंगवाया था। इसके बाद जो सब्ज़ी जुबैदा खातून तैयार करती गई, इसके छिलके और कचरा चारपाई से नीचे सहन में ही फेंकती गई। दादी जितनी देर वहाँ बैठी रही, इन्हें इख्तिलाज कल्ब होता रहा। सादिया, मुर्गियों को दाना नहीं डाला क्या? जुबैदा खातून ने अचानक याद दिलाया तो सर पे हाथ मार के रह गई। जल्दी जल्दी में कूड़ा उठाकर वहीं डेवड़ी में ही दीवार के साथ लगाया, वहीं झाड़ू रखी, फिर पानी और दाना लेकर छत पर चली गई। वहाँ से वापस आई तो दूध वाला दरवाज़ा खटखटा रहा था। इससे दूध लेकर उबलने के लिए चूल्हे पर रखा और ख़ुद फर्श पर कपड़ा फेरने लगी। जुबैदा खातून सब्ज़ी किचन में रखने गई तो दूध सारा उबल कर देगची से बाहर आ रहा था। उन्होंने चूल्हा बंद किया और खुद शुरू हो गई। सादे रुआसी होकर चुपचाप सुनती रही। एक आध बार चुपके से आंसू साफ करते देखा तो दादी को इस पर बेतहाशा तरस आया, मगर चूँकि अभी बोलने का मौका नहीं था इसलिए खामोशी रही। दूध का काम निपटाकर वो कपड़े धोने बैठ गई। वॉशिंग मशीन की सहूलत नहीं थी, सो एक काम भी इसे हाथ से ही करना था। अभी 2-4 ही कपड़े धोए थे जब जुबैदा खातून ने दुहाई मचा दी। 12 बजने को आए हैं, बच्चे स्कूल से वापस आने वाले हैं। इन बेचारों का तो कुछ ख्याल करो, इन्हें खाने को मिलेगा कि नहीं। 12 बजने का सुनते ही सादिया बाकी के सब कपड़े वैसे के वैसे ही छोड़कर उठकर खड़ी हो गई। खाना वक्त पर बनाया करो, अम्मा से भी इस उम्र में भूख कहाँ बर्दाश्त होती है। सुबह का नाश्ता किया है इन्होंने, अब तक तो दोपहर का खाना बन जाना चाहिए था। जुबैदा खातून ने इसे लताड़ा तो इनके करीब से गुजरते हुए सादिया के कदम जैसे ज़मीन ने रोक लिए। सुबह का नाश्ता, इसने जैसे गैर दिमागी से दादी को देखा जो बड़ी नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ी थी। अब मैं इतनी पेटू भी नहीं कि 12 बजे ही दोपहर का खाना खाने बैठ जाऊं। 1-1:30 तो बज ही जाता है हमें भी। अच्छा अम्मा, यहाँ जानने वालों में एक खातून बीमार है, मैं ज़रा वहाँ से हो आऊँ। काफ़ी दिनों से जा ही नहीं सकी, अब आप यहाँ हैं तो मुझे घर की फ़िक्र नहीं रहेगी। जुबैदा खातून चप्पल पैन में पहनकर चलती बनी। सादिया मरे मरे कदम उठाती किचन में आ गई। सुबह अम्मा ने नाश्ता किचन में आकर कर लिया था। खुद वो भी काम में इस कदर उलझी हुई थी कि जल्दी में बस दही की प्याली और 2-4 लुकमे पराठे के ही लिए थे। दादी से नाश्ते का तो पूछने भूल ही गई थी। इसे जिस वक्त पूछा था उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया कि बच्चे स्कूल चले जाएं, फिर इत्मीनान से नाश्ता कर लेंगे। इन्होंने यकीनन इस पर काम की ज़्यादती के सबब मना कर दिया था, मगर वो ऐसी भूली कि 12 बजने को आए थे और दादी इस वक्त से भूखी प्यासी बैठी थी। वो इस कदर शर्मिंदा हुई कि वहीं घुटनों में मुंह देकर बैठ गई। बाहर दादी ने 1-2 बार इसे आवाज़ लगाई। जब वो बाहर नहीं निकली तो वो खुद ही बावर्ची खाने में चली आई। इससे करीब आकर इसे हिलाया जुलाया तो मालूम हुआ कि ज़ार रोने में मसरूफ़ हैं। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? इनका इतना कहना भी गज़ब हो गया था कि अगले ही लम्हे वो इनके गले में बाहर डालकर फूट फूट कर रो रही थी। दादी अम्मा, कसम से मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि आप सुबह से भूखी बैठी हैं। और
तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है भाई? अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इन्होंने बड़े प्यार से इसे खुद से अलहदा करते हुए इसके आंसू साफ किए। कसूर तो है दादी अम्मा, अगर एक मर्तबा आपने मना कर दिया था तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मैं आपसे दोबारा पूछती। वो पूरी तरह एहसास जुर्म का शिकार हो रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस इंतज़ार में बैठी थी कि कोई मुझसे नाश्ते का पूछे तो तभी मैं कुछ खाऊंगी। भाई ये मेरे बेटे का घर है, मेरा अपना घर है। और तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। जब ज़रूरत महसूस होगी, जब दिल चाहेगा, मैं तुमसे कह दूंगी। हम दादी पोती में कोई तकल्लुफ़ थोड़ी है। तो फिर आज सुबह आपने मुझसे नाश्ते का क्यों नहीं कहा? सादिया को इनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। अरे भाई, जब मैं कोई लंबा सफ़र कर लेती हूँ तो कई रोज़ तक ठीक तरह से भूख प्यास नहीं लगती। आज भी नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा था, उन्होंने पर आराम से कहा। फिर भी दादी अम्मा, और कुछ नहीं तो कम से कम चाय ही ले लेती। दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए उठी, फिर दूसरा गिलास भरकर दादी के सामने रखा और ख़ुद अलमारी में घुस गई। कुछ देर बाद वापस पलटी तो हाथ में बिस्किटों का डब्बा था जो गालबन कल के बचे रखे हुए थे। जब तक मैं खाना तैयार करती हूँ आप ये खाइए। दादी दूध नहीं पीती थी, मगर फिर भी इसका दिल रखने को 1-2 बिस्किट और दूसरा गिलास पी लिया। अब आप लेट जाएं दादी, सुबह से यूं ही बैठी हैं। सादिया ने इशारा करते हुए उन्हें वहाँ से उठा दिया। वो कमरे में जाकर लेटी तो गुनूदगी से छाने लगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह गाफिल हो चुकी थी। 2-2.5 घंटे बाद जब इनकी आँख खुली तो जब कोई होले होले इनके पाँव गुदगुदा रहा था। कौन है भाई? नीम तारीख कमरे में इन्हें बस एक साया सा नज़र आया था। दादी अम्मा उठकर खाना खा लीजिए। फारूक की मासूम सी आवाज़ इनके कानों से टकराई तो वो उठकर बैठ गई। आ गया मेरा बच्चा स्कूल से? इन्होंने बड़े प्यार से इसके चेहरे पे हाथ फेरा। दूसरे बच्चे अभी इनसे थोड़ा झिझकते थे, मगर फारूक ने अपनाई तो उनसियत की गैर मामूली मुजाहरे के बाद जल्द ही दादी से बेतकल्लुफ़ी इख्तियार कर ली थी। अब भी कमरे से बाहर निकलते ही फ़ौरन इनका हाथ थाम लिया था। सैन की रौनक और चहल पहल बता रही थी कि सब बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं। फारूक से छोटा हसन चारपाई पर किताबें बिखराए हुए होमवर्क कर रहा था। सादिया दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। फिर उसके बाद वो कपड़े धोने में मसरूफ़ हो गई। इन्हें देखकर फ़ौरन खाना देने को उठी, मगर इन्होंने मना कर दिया। पहले वुज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर बावर्ची खाने जाकर खुद ही खाना निकाल कर खाने लगी। फारूक से फिर इनके पास आकर बैठ गया था। दादी अम्मा, आपको कहानी सुनानी आती है? हाँ भाई, कहानी नहीं, मुझे तो कहानियाँ आती हैं। इनके कहने पर फारूक की आंखें चमक सी गई थी। हैं सच्ची? आप मुझे भी सुनाएंगी ना? बहुत मासूम सा पुरजोश सा अंदाज था इसका। दादी मुस्कुराते हुए बेख्तियार ही सर हस्बात में हिला दिया तो खुशी से ही उछल पड़ा। बाहर सहन में चारपाई पर बैठते हुए इन्होंने कहानी का आगाज़ किया था जब हसन भी किताबें छोड़ छाड़ के इनके पास चला आया। कुछ देर बाद तमाम धुले हुए कपड़े तार पर फैलाने के बाद सादिया भी हाथ खुश करती हुई इनके पास चली आई और अभी से बैठे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे जब अहमद चिल्लाया। इसके कुछ दोस्त आए थे लेकिन चाय बनानी थी। सादिया फ़ौरन बावर्ची खाने में घुस गई। चाय बनाकर फारूक के हाथ भिजवाई, तभी ज़ुबैदा खातून छत से नीचे उतर आ गई। हाथ में 2-4 अंडे थे और मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी। नीचे आने पर मालूम हुआ कि सादिया को कोसा जा रहा है। क्या हुआ भाई बहू? दादी पूछे बगैर ना रह सकी। होना क्या है अम्मा, मुझे तो इस लड़की ने तंग कर रखा है। अल्लाह जाने इसे कब अकल आएगी, और मालूम नहीं आई भी कि नहीं आएगी। अरे इस उम्र में लड़कियों ने तो यूं घर संभाल रखा है कि माओ को फिक्र तक नहीं, और यहाँ सारे अज़ाब मेरे ही सर पे मुसल्लत हैं। वो एक बार फिर शुरू हो गई तो दादी झुंझला सी गई। अरे कुछ पता भी तो चले आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊँ, ज़रा ऊपर जाकर मुर्गियों के दबे की हालत देखें, वहाँ तो सांस लेना भी महाल है। खुदा मालूम मुर्गी अब तक ज़िंदा कैसे हैं। फिर भी देखिए बेचारी अंडे दिए जा रही है। उन्होंने 4 अंडे दादी की आंखों के सामने करे। एहसान है मुर्गियों का, वरना इन्हें तो चाहिए था कि हड़ताल के तौर पर अंडा देना ही बंद कर दें। दादी जान ने सादिया को पहली बार चिढ़ते हुए देखा था, मगर ज़ुबैदा खातून माफ़ करने वालों में से कहाँ थी। इसे यूँ घूर कर बस वो झाड़ू उठाए
धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। बस एक जबान ही तो है जो केची की तरह कता कता चलती है, जितनी चाहे बकवास करवा लो, न बड़ों का लिहाज न छोटों की परवाह। जुबैदा बेगम की बड़बड़ाती हुई आवाज़ कमरे में चली गई। दादी बस एक लंबा सांस खींचकर रह गई थी। कहानी ख़त्म हो चुकी थी। बच्चे दोनों बाहर भाग गए थे। इन्होंने बड़ी फुर्सत से सहन का जायज़ा लिया था। इनकी चारपाई के पास सहन वाले सब्जियों के छिलके और कचरा यूं ही पड़ा था। डेवड़ी में कोड़े की ढेर अभी तक दीवार के साथ मौजूद थी। हसन अपनी किताबें और बैग जुगा तू छोड़ गया था। सहन की दाई दीवार के साथ कोने में बने नल के पास कपड़े धोने वाला डंडा और साबुन, नील हत्ता के टब में साबुन वाला गंदा पानी भी मौजूद था। वहीं पर ट्रे में चार पाँच कप पड़े थे जो गालबन अहमद यहाँ रख गया था और इन पर खूब मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दादी को कुछ ज़्यादा ही खौफ महसूस हुई तो वह चप्पल पहनकर नल की तरफ आ गई। अपनी उम्र रसीदगी के बावजूद इन्होंने कामकाज से मुकम्मल तौर पर हाथ नहीं हटाया था। घर में भी सुरैया के रोकने के बावजूद अक्सर वो किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती थी। इस वक्त भी उठकर इन्होंने टब से गदला पानी गिरा टब को एक तरफ फेंका और साबुन, नील और दूसरी चीज़ें एक कोने में तरतीब से रख दी और कप धोकर किचन में ले आई। किचन की हालत भी काबिल रहम लग रही थी। बर्तनों के लिए बनाई गई अलमारियाँ खाली पड़ी थीं और बर्तन सारे झूठे एक कोने में ढेर थे। हंडिया और दोई पर मक्खियाँ भुनभुना रही थीं। दूध वाली देगची का भी तकरीबन यही हाल था। चूल्हे पर कहीं खुश्क आटा गिरा हुआ था तो कहीं घी के बेदाग धब्बे मौजूद थे। एक जगह ज़रा सा पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने फिरने के बायस सारा कीचड़ सा बन गया था। इनका दिल वहाँ एक लम्हे को ठहरने को भी नहीं चाह रहा था। हालांकि यही बावर्ची खाना था जो सुबह ठीक ठाक लग रहा था। तभी सादिया चली आई। मलकजा गिर्द आलू सा लिबास, बिगड़े हुए भाल, थकन ज़्यादा चेहरा उतरा हुआ। मालूम नहीं दोपहर में भी इसने ढंग से कुछ खाया था कि नहीं। और अगर ज़हीर की माँ सुरैया को एक भाभी सादिया के हुलिये और इस घर को देख ले, ज़िंदगी भर इसे बहू बनाने को तैयार न हो। इन्होंने धीरे दिल में सोचा, मगर चूँकि वो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का तहिया किए बैठी थी, इसलिए सादिया को देखकर खुशदिली से मुस्कुरा दी। दादी अम्मा कुछ चाहिए था आपको? इन्हें बावर्ची खाने में खड़ा देखकर फौरी इसके जहन में यही बात आई थी। हाँ बेटी, एक कप चाय चाहिए थी, मगर मैं खुद ही बना लेती हूँ। तुम ज़रा मुझे चीनी पत्ती वगैरह का बता दो कहाँ रखी है। वो चूल्हे के पास बैठने लगी, मगर सादिया ने इसरार इन्हें वहाँ से उठाया और खुद चाय बनाने लगी। बगैर चाय का पानी भी अभी उबलने ही नहीं पाया था कि जब अहमद इजलत में चला आया। इसका बटन टूट गया, ज़रा जल्दी से लगा दो। इसने शर्ट सादिया के हाथ में थमाई और ख़ुद बाथरूम में घुस गया। सादिया शर्ट लेकर सीधी स्टोर में घुस गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से हौनक सा चेहरा ले बाहर निकली। सादिया बेटी, क्या ढूंढ रही हो? इससे बुकलाए से अंदाज में इधर उधर भागते देखा तो दादी पूछे बगैर ना रह सकी। अम्मा, सुई नहीं मिल रही। वो एक डोंगा हाथ में लिए सुई खोज रही थी और डोंगे में न जाने क्या आलम गलम ठूसा हुआ था। सादिया, तोले कहाँ हैं? बाहर से अहमद चीखा था। मुझे क्या पता, मुझे बता कर गया है। जवान वो भी चिल्लाई थी। सुई ढूंढने के अमल में ज़रा तेज़ी आ गई थी। और वो तो पूछ लिया करो ना इससे कि वो कहाँ गया है। अहमद अब आईने के सामने जा खड़ा हुआ था। बटन लग गया है तो जल्दी से शर्ट दे दो, बाहर मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है। लगा रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। अहमद को टालकर वो कमरे में घुसी थी। अम्मा चादर लिए ओंग रही थी। जल्दी से इन्हें जगाया। अम्मा, कल आप कमीज़ की तुरपाई कर रही थी ना, तो सुई कहाँ रखी है? इसने इजलत में पूछा। अम्मा बेचारी कच्ची नींद से जागी थी। जवाबन टुकुर टुकुर इसकी शक्ल देख रही थी। और अम्मा जल्दी बताइए ना। इसने एक बार फिर इन्हें झिझोड़ा। अरे भाई, खूंटी पर पड़ी है कमीज। इसे कहने वो तीर की तरह खूंटी की तरफ लपकी और फिर इनकी बात समझकर अपना सर पीटती हुई वापस पलटी। अम्मा, मैं सुई का पूछ रही हूँ। मगर अम्मा दोबारा चादर के पीछे गुम हो चुकी थी। सादिया, क्या कर रही हो तुम? अब तक एक बटन नहीं लगा तुमसे। अहमद इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था और इसे कुछ नहीं सूझा तो इधर उधर हाथ मारने लगी। सुई नहीं मिल रही अहमद, मैं ढूंढ रही हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार तो कर लो।
इसने बड़ी बेबसी से अहमद से कहा तो अहमद बस इसे देखते ही रह गया। अगर उससे 1 साल बड़ी ना होती तो अब तक वो बुरी तरह से बरस चुका होता। इस घर में बंदा गुम हो जाए तो वो नहीं मिल सकता, सो क्या खाक मिलेगी। वो दांत पीस कर कहता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर अरकरेजी के बाद जो शर्ट इससे मिली वो इस कदर मुड़ी तुड़ी हालत में थी कि पहनने के काबिल नहीं लग रही थी। वो बड़बड़ाता हुआ खूंटी की तरफ गया। वह एक शर्ट मेली हालत में पड़ी थी, बाकी 2 बार तार पर भीगी लटक रही थी। और जब तक सादिया ने सुई धागा ढूंढकर इसकी शर्ट पर बटन लगाया था वो अपने मौजूदा हुलिये समेत अपने दोस्त के साथ जा चुका था। अम्मा ठीक कहती है, मुझे कभी अकल नहीं आएगी, मुझे अकल आ ही नहीं सकती। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से भीगे चले आ रहे थे। अहमद अपनी मेली सी मसली हुई शर्ट में अपने दोस्तों के सामने किस कदर शर्मिंदा हो रहा होगा, ये सोचकर इसे रोना आ रहा था। कितनी कोशिश करती हूँ कि हर काम अपने वक्त पर ठीक ठाक तरह से हो जाए, किसी को इससे कोई शिकायत ही ना हो, मगर कितनी बार ऐद करने के बावजूद हर बार यूं ही नाकाम हो जाती हूँ। कोई एक काम भी तो ढंग से नहीं होता मुझसे। मैं वाकई बहुत भी पहुड़ और बदसलीका हूँ। वो नाज़िया और महविश भी तो हैं, इन्हें मैंने कभी परेशान होते नहीं देखा। वो टीवी VCR भी देखती हैं, खुद को भी मेंटेन रखती हैं, घर भी हर वक्त चमकता रहता है। और मैं कितनी कोशिश करती हूँ मगर घर को साफ़ सुथरा नहीं रख सकती। इस रोज़ खाला सकीना भी कितनी बातें बनाकर गई थी। और वो मीना मुझसे मिलने आई थी, मगर कितना मजाक उड़ा कर गई थी मेरा कि लगता है मोहल्ले की खाकर वो छट्टी पर हैं और अपनी जगह सादिया के लिए खाली करके गए हैं। अब मैं हर वक्त इस तरह की रंग बिरंग चूड़ियाँ और क्यूटेक्स का ख्याल तो नहीं रख सकती ना। यहाँ तो नहाने और कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिलता। समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। सादिया वो ज़ोर शोर से रोने में मसरूफ़ थी जब दादी ने इसे पुकार लिया। वो करंट खाकर सीधा हुई। क्या सोचेंगी दादी, इस लड़की को रोने की सिवा कुछ काम ही नहीं आता। दिल में ख्याल आते ही इसने झट से अपना चेहरा साफ किया, दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी और बाहर आ गई। दादी किचन में इसके हिस्से की चाय के कप लिए बैठी थी। इन्होंने इसका भीगा भीगा चेहरा और सुर्ख होती आंखें को बगौर देखे बगैर अनजान बनते हुए इसे इधर उधर की बातों में लगा लिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि वो रात तक यूं ही घुन चक्कर बनी रही। कभी हसन को हिसाब के सवाल समझाती रही, कभी फारूक को कापियों पर अखबार चढ़ाकर देती रही। दिले हुए कपड़े उतार कर तह करके अलमारी में रखने लगी तो अब्बा आ गए। इन्होंने आते ही खाना मांग लिया तो इज्जत में कपड़ों कड़े यूं ही चारपाई पर रखकर अब्बा के लिए खाना गर्म करने लगी। फिर रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई। खाना खिलाने के बाद कमरे की तरतीब एक मर्तबा फिर बदल गई। चारपाइयाँ जो दिन के वक्त कमरे से बाहर निकाली जाती थी, इन्हें दोबारा कमरे में बिछाकर इन पर सबके बिस्तर लगाए। बिस्तर लगाते हुए धुले हुए कपड़े का ढेर उठाकर इसने जैसे अलमारी में ठूंस कर अलमारी बंद कर दी। और दादी को 100% यकीन था कि जिसने कभी किसी अलमारी गलती से खोल दी, इसका इस्तकबाल कपड़ों के इसी ढेर से होगा। और फिर ये गलती भी सादिया से ही इस वक्त सरजद हुई थी जब अब्बा ने इससे लुई यानी गरम चादर मांग ली और अलमारी खोलते ही सारे कपड़े इसमें कदमों में आ गिरे। इसने सचमटा कर अब्बा और दादी की तरफ देखा और इन दोनों को बातें में मशगूल देखकर इसे जल्दी से लुई निकाली और कपड़ों को अलमारी में ठूंसा और अब्बा को लुई देकर खुद बाहर आ गई। छत पर जाकर मुर्गियों का डब्बा बंद किया, सहन में बिखरी चीज़ें समेटी और थकन ज़्यादा वजूद लेकर कमरे में आ गई। अम्मा तो शाम पड़ते ही अपनी चारपाई संभाल लेती थी। इस सब भी वो हल्के हल्के खर्राटे लेते हुए इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर लग रही थी। अब्बा अभी तक दादी अम्मा की पायती पर बैठे इससे महू गुफ्तगू थे। वो चुपचाप अपनी चारपाई तक आ गई और अभी इसने अपना लिहाफ खोला ही था जब अब्बा ने इसे पुकार लिया। अम्मा की टांगें दबाकर सोया आपा तो हमेशा ही रात को अम्मा की पाँव दबाकर सोती हैं। फैज़ान के कहने पर दादी ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि इन्हें सादिया की थकन का पूरा एहसास था। अगर सादिया इनके इनकार को सुनी अनसुनी करते हुए इनकी टांगें दबाने लगी। दादी अम्मा ने चंद मिनट इंतज़ार किया और जो ही फैज़ान वहाँ से उठे इन्होंने फ़ौरन उठकर इसे रोक दिया।
अरे सारा दिन बैठ कर मुझे क्या थका होगी भला। कोई बात नहीं दादी अम्मा, मैं सिर्फ पापा के कहने पर थोड़ी ऐसा कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी खिदमत कर कर। सादी के जवाब पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। जीती रहो बेटी, सदा शुक्र, सदा खुश रहो। लेकिन अभी तो मैं बहुत सारे दिन यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, जितनी चाहे खिदमत कर लेना। फिलहाल तो यहाँ मेरे पास आकर लेटो, हम बातें करते हैं। दिन भर तो बहुत मसरूफ़ रहती हो ना। दादी इसे बहुत प्यार से कह रही थी। इसने एक नज़र अपनी हुलिया पर डाली और फिर चारपाई के एक तरफ सिमट कर बैठ गई। मैं यहीं ठीक हूँ दादी अम्मा, आप बातें करें ना। इसने बड़े स्वभाव से इनकार किया तो दादी हैरान सी हो गई। तो बेटी मेरे यहाँ पास आने में क्या कबाहत है? दादी हैरान से इसे देख रही थी। वो दादी अम्मा, असल में मैंने 3 दिन से कपड़े नहीं बदले, हल्दी मसालों की बू से आपका जी मतलाने लगेगा। वो बहुत शर्मिंदा सी झिझकते हुए बता रही थी। तो बेटी दिन में नहाकर कपड़े बदल लिया करो ना, इन्होंने बहुत सरसरी अंदाज में कहा था ताकि वो मज़ीद शर्मिंदगी महसूस ना करे। दादी अम्मा, वक्त ही नहीं मिलता, इसने बेचारगी से अपनी मजबूरी बयान की। वक्त नहीं मिलता? अच्छा खैर तुम ये बताओ कि यहाँ आसपास पड़ोस में तुम्हारी कोई सहेली भी है कि नहीं? एक लम्हे को इनका दिल चाहता कि वो इसे वक्त बचाने का तरीका समझाएं, छोटी से छोटी बात बताएं, मगर सोचा अभी सही वक्त नहीं है, बाद में बताऊंगी। अगले रोज़ वो इनके पास फटकेगी भी ना, लिहाज करेगी। इसे खुद से बेतकल्लुफ़ करने और इसकी बाकायदा झिझक दूर करने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगी। इसकी सहेलियों की बातें, पढ़ाई की बातें, इसकी पसंद और नापसंद की बातें। और थोड़ी ही देर बाद वो बेतकल्लुफ़ अंदाज में इन्हें अपनी एक सहेली की नाराज़गी का वाक़या सुना रही थी कि किस तरह काम में उलझ रहने के सबब वो उसकी मंगनी पर नहीं जा सकी और नतीजन वो इसके अब तक नाराज़ है। तब दादी कहे बगैर ना रह सकी, देखो बेटिया, वक्त तो सबके पास एक जितना ही होता है, यानी 24 घंटे। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि कुछ लोग वक्त की कमी का शिकार नज़र आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाते हैं, बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों से अपने बेहतरीन ताल्लुकात भी बहाल रखते हैं। वजह ये नहीं होती कि वो दिन को खींचकर लंबा कर लेते हैं या इनके पास 24 के बजाय 36 घंटे होते हैं। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो अपनी ज़ेरक निगाहें, अपने मुशाहिदे, अपनी समझदारी और अपनी इंतहाई सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ये बात जान लेते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है और किस तरह से करना है और किस वक्त पर करना चाहिए। ना कि सिर्फ इतना इंतज़ाम में बखूबी चलाया जा सके, बल्कि दोस्तों अहबाब को भी शिकवे शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन दादी अम्मा, सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? सादिया ने फ़ौरन ही पूछा तो दादी बेसब्री पर मुस्कुरा दी थी। ये भी बताऊंगी बेटी, लेकिन फिर किसी वक्त। काफ़ी देर हो चुकी, इसे तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी भी उठना है। इन्होंने जानबूझकर इसे टाल दिया था। इन्हें मालूम था कि महज बातों से कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो वो हरगिज़ देर पर साबित नहीं होगी। लिहाजा वो किसी मौके की तलाश में थी जब ये सब इसे अमलन करके दिखा सके, और खुशकिस्मती ये थी कि इन्हें मौका जल्द ही मिल गया था। बाकी का सीन नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दादी को आखिर कौन सा मौका मिला था जिसे वो सादिया को सिखा सकें, तो जानने के लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड का ज़रूर सुनिए। क्या वाकई ही दादी सादिया को ज़हीर के काबिल बना देंगी? ये ज़रूर, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी नेक्स्ट एपिसोड को सुनिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।